एचएएल की तरफ से अभी हमारी डोनर 228 एयरक्राफ्ट की एक सिविलियन वेरिएंट को तैयार किया जा चुका है। आईएनएस विक्रांत के बाद इंडियन नेवी में जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होने वाला है वो शायद एक न्यूक्लियर पावर कैरियर होने वाला है। राडा इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्फा डिजाइन के बीच अभी भारत में ही स्मॉल टैक्टिकल रडार्स को बनाने का फैसला किया गया है। और अंत में क्या तालिबान अभी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला करने वाला है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डोनर 228 एयरक्राफ्ट को लेके है। वैसे असल में इसकी एक इंडियन वेरिएंट को लेके है, जिसको अभी हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी पहले से ही डोनर 228 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक 19 सीटर वेरिएंट है। लेकिन 2018 में इसको सिविलियन यूज के लिए भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, जो कि मेनली उड़ान स्कीम के अंदर ऑपरेट करने का प्लान किया गया था। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है, जिसकी यूनिट कॉस्ट लगभग 50 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है और ये लगभग 428 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है और एक ही बार में लगभग 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, जो कि इसको उड़ान स्कीम के अंदर रीजनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक सुइटेबल एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। अभी एचएएल की तरफ से इसे सिविलियन यूज के लिए ऑपरेट करने के लिए डीजीसीए सर्टिफिकेशन मिलने का इंतजार किया जा रहा था और अभी एचएएल इसकी इनिशियल ग्राउंड बेस्ड लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को कंप्लीट कर चुकी है। एचएएल को अभी डीजीसीए की सर्टिफिकेशन मिलने के लिए एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को लगभग 6200 केजी से 5700 केजी के आसपास रिड्यूस करने की बात की गई है। साथ ही एयरक्राफ्ट में अभी एचएएल की तरफ से फुली डिजिटल कॉकपिट सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसको आप किसी भी मॉडर्न एविएशन की स्टैंडर्ड की इक्विपमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इससे पहले डोनर एयरक्राफ्ट में जो प्रोपेलर्स का इस्तेमाल किया जाता था उसमें 4 ब्लेड हुआ करते थे, लेकिन अभी इसको 5 तक इंक्रीज कर दिया गया है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी काफी बेहतर हो गया है और ये काफी हद तक कम नॉइज को जनरेट कर रहा है और पहले जितने वाइब्रेशन इशू सामने आ रहे थे उसको अभी काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। अभी एचएएल की तरफ से बताया गया कि सबसे पहले वो इसकी 2 यूनिट को बनाने वाले हैं, जिससे अलायंस एयर ऑपरेट करने वाला है और ये किसी भी इंडियन मेड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला पहला कंपनी बनने वाला है। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेके, जैसे कि अभी आईएनएस विक्रांत को लेके काफी चर्चा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आईएनएस विक्रांत पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ है। अभी भी इसकी कुछ रडार्स और सेंसर पैकेज इंस्टॉल होना बाकी है और सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इसको नेवी में शामिल करने में हमको कम से कम यहाँ पे 1 साल का वक्त लगने वाला है। लेकिन इसी बीच इंडियन नेवी की तरफ से 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के बारे में बातचीत करना शुरू किया जा रहा है और इसको लेके अभी अलग अलग मीडिया एजेंसीज की तरफ से अलग अलग तरह की बातें बताई जा रही है। और जो सबसे बड़ा डिबेट अभी चल रहा है वो ये है कि अगर नेवी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कोशिश करता है तो वो साइज में तो आईएनएस विक्रांत के मुकाबले बड़ा होने वाला है, साथ ही इसकी रेंज और एंड्योरेंस भी आईएनएस विक्रांत के मुकाबले ज्यादा होने वाला है। अब ये बात भी सुनने को आया था कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये बताया गया था कि अगर नेवी चाहेगी तो वो 7 साल के अंदर ही एक और कैरियर को बनाकर इंडियन नेवी को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ मीडिया एजेंसीज की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर आगे चल के इंडियन नेवी में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल किया जाएगा तो वो एक न्यूक्लियर पावर कैरियर होने वाला है। अब पहले भी जब नेवी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लान कर रहा था तो उसको एक न्यूक्लियर पावर कैरियर बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन तब इसके लिए एक नए न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करना हमारे लिए एक मेजर इशू बन गया था और उसी वजह से न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्लान था उसको ड्रॉप कर दिया गया और इसको कन्वेंशनली पावर करने का प्लान किया गया था, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बताया गया था कि इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ने वाली है उसको बनाने के लिए लगभग 10 साल के आसपास टाइम लगने वाला है। अभी पायोनियर की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था जिसमें बताया गया कि उन्होंने अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक सीनियर साइंटिस्ट के साथ बात किया था और उनका ये कहना था कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अभी भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर को बना सकते हैं और पहले भी वो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन के लिए रिएक्टर को बना चुके हैं, जिसको अभी आईएनएस अरिहंत में इस्तेमाल किया था या फिर आईएनएस अरिहंत में भी इस्तेमाल किया जाता है और आगे चल के हमारे जो न्यूक्लियर सबमरीन बनाए जाने वाले हैं उनके लिए भी रिएक्टर को डिजाइन करने वाले हैं। और उनका कहना यह है कि अभी अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल दिया जाता है तो वो आईएनएस विशाल के लिए भी एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को बना सकते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से
इसके लिए क्लियरेंस नहीं दिया जाता है तब तक इसको डेवलप नहीं किया जा सकता है। अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट रहते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल रहते हैं, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम काफ़ी सारा टाइम ले लेते हैं। जैसे कि अभी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर पर पिछले 10 सालों से डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन आज तक इसको फाइनल नहीं किया गया है और टेक्निकली हमें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफिट के लिए भेजा जाता है या फिर उसको मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है तो उसको रिफिट करके तैयार करने में कम से कम 6 महीने से लेकर लगभग 1 साल तक का टाइम लग सकता है। और खास करके इसी वजह से हर वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल रखने के लिए हमारे पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला अपडेट राडा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के बीच अब एक एमओयू को साइन किया गया है। इनमें से आप सब अल्फा डिजाइन के बारे में पहले से ही जानते होंगे, जो कि हमारे एक लीडिंग एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। बाकी राडा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये ग्लोबल कंपनी है जो कि रडार्स या फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रडार सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है। अब ये अपनी रडार्स को भारत में ही बनाना चाहते हैं और मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर इसको भारत में बनाने के लिए अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी और राडा इलेक्ट्रॉनिक के बीच अब एक एमओयू को साइन कर दिया गया है, जिसमें अभी वो भारत में अपने रडार सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। राडा इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली अपने टैक्टिकल स्मॉल रडार की वजह से जाना जाता है और उनको लगता है कि आगे चल के इंडियन मिलिट्री में उनकी रडार्स को काफी हद तक पसंद किया जा सकता है। और इसकी एक मेजर कारण ये भी है कि इनकी जो रडार्स होते हैं इनको स्मॉल स्केल की यूएवी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बना हुआ है। इसके अलावा इनको मोबाइल शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम में, काउंटर मोटार सिस्टम या काउंटर आर्टिलरी सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और तालिबान को लेकर। जैसे कि अभी अफगानिस्तान की हालत क्या आप सभी जानते हैं, लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन में जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, गिर रहे हैं या फिर मर भी रहे हैं। इसी बीच सब लोग अभी ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा तो इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। अब इस पर बात करते हुए बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से बताया गया कि ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे चल के तालिबान पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश कर सकता है या फिर उनको जंग लड़ने में मदद कर सकता है और ये आने वाले वक्त में किसी वक्त भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक अभी कम से कम 1 साल तक वो शायद चुप रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वो सीधे तौर पर भारत पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं और अकेले नहीं बल्कि चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान के साथ भारत का पहले का जो रिलेशन था वो इतना अच्छा नहीं था और कांधार में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया था तो उसमें भी तालिबान की तरफ से उनको सपोर्ट किया गया था। अभी बीच में उनके पास ताकत नहीं था जिस वजह से वो लोग चुपचाप थे, लेकिन आगे चल के वो क्या करने वाले इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक भारत को अभी जितने भी एंटी तालिबान एलिमेंट है उन सभी को भारत में शरण देना चाहिए या फिर जितने भी एंटी पाक एलिमेंट्स हैं उन सभी को भारत में शरण देना चाहिए और बाद में अफगानिस्तान को तालिबान की कब्जे से छुड़ाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए या फिर उनके ऊपर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले हफ्ते ही स्वामी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत को अभी लगभग 20,000 ट्रूप्स को अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर देना चाहिए। वैसे काफ़ी सारे लोग इनकी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये बात सच है कि आगे चल के हम ये नहीं कह सकते हैं कि तालिबान पाकिस्तान का समर्थन करेगा या नहीं करेगा या फिर उनसे हमें कोई खतरा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में आप सबका जो भी ख्याल है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।